आदमखोर की हलाकत के सिलसिले में पुलिस के रिकॉर्ड बड़ी मुआवनत करते हैं। रोजनामचा अगर दुरुस्त लिखा गया हो तो रिपोर्ट में वारदात की तफसीलात इत्मीनान बख्श जुजियात के साथ दर्ज होती हैं। शिकारी अगर ज़रा भी तवज्जो से काम ले तो शेर के मुतल्लिक तफसीलात बआसानी मालूम हो जाती हैं, और इन तफसीलात का मालूम हो जाना इस अहम और ख़तरनाक काम को किसी कदर आसान बना देते हैं। मसलन इन अंदराजात से उन इलाकों का तयन हो जाता है जो इस आदमखोर की जुलानगाह में शामिल हैं। शेर की आदत व इतवार शिकार करने में कोई ख़ास तरीका जो उसने इस्तेमाल किया हो, हिम्मत और चालाकी गर्ज के बहुत कुछ अखज़ किया जा सकता है। दरिंदों में शेर से ज़्यादा हसीन जानवर कोई नहीं। वस्ते हिंद के शेर को दूसरे तमाम शेरों पर फौकियत हासिल है। मिजाज के लिहाज से भी इस इलाके के शेर में हलम ज़्यादा है। फलदा की टली हुई बला गलवाना के सार ऐसी पड़ी कि उसे उतारना मुश्किल हो गया। सुने पुलिस की एक जमात को किसी अकल से पैदल अफसर ने हुक्म दिया कि इस शेर को ठिकाने लगाया जाए। उनको 303 की फौजी राइफलें दी गईं। इस जमात में से 2 सिपाही उस आदमखोर का लुक्मा तर बने, बाकी ने साफ बगावत कर दी और थाने वापस आ गए कि यह काम उनका नहीं, शिकारी का है। गुलवाना के आदमखोर की हलाकत आफरीनियों से मैं वाकिफ था, लेकिन काम की ज्यादती और नया जंगल होने की वजह से सुस्ती से काम ले रहा था। जब इनामात की रकम 3000 तक जा पहुंची और आदमखोर की दहशत ज्यादा ही बढ़ गई तो मैंने फैसला किया कि ख्वाह कुछ ही हो, खल्के खुदा को इस मूजी से निजात दिलाना चाहिए। मुझे शिकार के लिए तैयार होते वक्त कामयाबी या नाकामी का ख्याल पैदा नहीं होता। पालमपुर, कलियाखेड़ी, सूखी सुइयां, रायपुर और नागपुर जैसे जंगलों के खतरनाक शेरों को मैंने ठिकाने लगाया। गलवाना के आदमखोर की हलाकत का इरादा करते वक्त न जाने क्यों मुझे खतरे का एहसास होता। बहरहाल मैं रियासत इब्राहिम नगरी सीपी से होकर हैदराबाद दक्कन पहुंच गया। नलगंडा यूं तो हैदराबाद से काफ़ी फासले पर है, लेकिन सड़क अच्छी और खासी आरामदेह है, और चूंकि रास्ते में ज़्यादा आबादियाँ नहीं, इसलिए किसी जगह बार बार ठहरना नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक जगह बस से उतरा। मेरे हमराइयों ने बताया कि यहाँ की गुलाब जामुनें बहुत लजीज होती हैं, और जब चीनी की शफाफ प्लेट में बालाई से ढकी हुई गुलाब जामुनें मुझे पेश की गईं तो मेरी तबीयत खुश हो गई। मैं पहले नलगंडे पहुंचा और फिर गलवाना। जिधर नज़र उठती थी उधर सरसब्ज व शादाब जंगल नजर आते। इन जंगलों के दरमियान सरबुलंद पहाड़ कुदरत की हशर सामानियों से मबहूत चश्मे हैरत बने खड़े थे। गुलवाना के करीब से कोई नदी नाला नहीं गुजरता, लेकिन करीब ही एक कदीम तालाब था जिसके नज़दीक एक पहाड़ी से फूटने वाला चश्मा इस तालाब को भरा रखता। इसी तालाब से निकलकर कई नालियां गुलवाना के खेतों को सैराब करती हैं। दूसरे रोज सुबह में चहलकदमी के लिए उस तालाब की तरफ जा निकला और आबादी के मुखालिफ सिमत वाले किनारों पर बेख्याली में नजर डाली तो शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। मैं ठिठक गया। आबादी के इतने नज़दीक, बल्कि गांव के किनारे पर। दिलावर मेरी 375 मैग्नम लिए साथ था। मैंने हाथ बढ़ाकर नामालूम क्यों राइफल उससे ले ली। मैगजीन खोलकर कारतूस चैम्बर में लगाकर सेफ्टी कैच लगा दिया। इसके बाद मैंने दिलावर को भी माग दिखाया। हम दोनों ने मुतफिका फैसला किया कि यह नर शेर के माग हैं, जिसने सुबह से कुछ ही पहले पानी पिया है। अब यह किसी आदमखोर के माग हैं या किसी और शेर के, ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। ताहम शेरों की खसलत और आम आदात के पेश नज़र मैं ये ख्याल कम ही कर सकता था कि इस इलाके में आदमखोर के अलावा दूसरा शेर होगा। गुलवाना के अतराफ में तो इस आदमखोर की ही हुकूमत थी, वहाँ किसी दूसरे की मदाखलत आसान नहीं। इस सूरत में कि बड़े मियाँ इस हद तक नाकार हो गए कि किसी ज़बरदस्त जवान शेर की कुव्वत और चुस्ती का मुकाबला ना कर सकते हों। माग से अंदाज़ा होता था कि शेर 10 फुट से कुछ कम ही होगा। दिलावर माग को यानी शेर के निशान को देखकर कद और लंबाई का बड़ी हद तक कियास कर लेता था। ये उसी का ख्याल था। मैंने दिलावर को गांव दौड़ाया कि नंबरदार और दूसरे लोगों को बुला लाए। अगर उनमें से कोई ये बता सके कि आदमखोरी ही के मांग हैं तो कोई सही नतीजा अखज़ किया जा सकेगा। ये मैं जानता था कि इस इलाके में नदी नालों की कमी है। जो नाले वो बरसाती होने की वजह से उधर पुराब हुए उधर खुश्क हो गए। यही वजह थी कि गुलवाना के तालाब के किनारों पर दूसरे जंगली जानवरों के निशानात भी मिलते थे। जरा देर बाद गांव के कई आदमी आ गए। उनमें से हर शख्स ने आदमखोर के माग यानी उसके पैरों के निशान देखे थे और सबने यही बताया कि आदमखोर के ही माग हैं। ताहम मुझे इत्मीनान नहीं हुआ। मैं उस जगह खड़ा गांव वालों से यही बातें कर रहा था कि मुझसे कोई 200 गज के फासले पर वाक़े शरीफों के बाग से 2-3 आदमियों के भाग भाग चिल्लाने की आवाज़ आई। सारी आवाज़ें दहशत में डूबी हुई थी। दिन दिहाड़े गाँव के इतने करीब, फिर एक अच्छे खासे मजमा के बावजूद शेर ने वहां आने की जुर्रत की। अगरचे मैं उस वक्त शिकारी लिबास और जूते नहीं पहने था, फिर भी बंदूक लेकर उन आवाज़ों की तरफ लपका। साथ ही दिलावर को दौड़ाया कि मेरी बड़ी राइफल और जूते ले आए। मैं उस वक्त वार्निश का पंप पहने हुए था और घास फूस पर चलने के लिए ये पंप बिल्कुल बेकार हैं। ताहम उस वक्त तो लोगों की जान बचाने की फिक्र थी। बाग तालाब से 200 गज हटकर पहाड़ी के दामन से शुरू होकर दूर तक पहाड़ी पर फैलता चला गया है और काफ़ी बुलंदी और फासले के बाद
खुदरो शरीफे के दरख्तों से यूं मिल जाता है जैसे दो बिछड़े दोस्त गले मिल रहे हों। चंद ही लम्हों में हम बाग में पहुंच गए। 3 रखवाले दरख्तों पर बैठे खौफ से थर थर कांप रहे थे। जब हमने उनको आवाजें दी और यकीन दिलाया कि शेर नहीं है तो वो नीचे उतरे। मैंने उनसे पूछा कि शेर किस जगह है, तो कुछ देर तो वो तीनों जवाब ही ना दे सके। मगर जब मैंने बंदूक दिखाई और कहा कि मैं उसी आदमखोर की शिकार की नीयत से आया हूं, तो उन्होंने बताया कि वो अपनी मचान पर चढ़ने के लिए आ रहे थे कि इत्तफाक से एक शख्स की नज़र 50-60 गज के फासले पर झाड़ियों की तरफ उठी तो वहां शेर नजर आया। वो दुबक कर सर झुकाए सीधा उनकी तरफ ही आ रहा था। ये तीनों खौफजदा जरूर हुए, लेकिन जंगल के रहने वाले लोग थे, जरा देर में ही दरख्त पर चढ़ गए। उनका बयान था कि वो चूंकि शेर की दस्तरस से बाहर हो चुके थे, गालिबन इसी वजह से वो आधी दूर तक आकर वापस चला गया। बहरहाल आदमखोर की गैर मामूली दलेरियों और खबासतों के वाकयात के पेश नज़र ये हरकत बेईद अज क्यास नहीं थी। मैंने इधर उधर ज़मीन का जायजा लिया तो उनके बयान की तस्दीक के लिए कुछ न कुछ निशानात मिल ही गए। आदमखोर इस किस्म की हरकत अमूमन करता रहते हैं। खिलाफ तवक्को जगहों पर नमूदार हो जाना, अचानक हमला कर देना और किसी मजमा या आबादी में घुस आना भी आदमखोर की खसलत है। आम शेर हमला करते वक्त ऐसी ज़बरदस्त आवाज़ करता है जैसे बिजली गिरने के वक्त बादल गरजते हैं। इसके बरक्स आदमखोर शेर हमले के दौरान में या हमले के बाद किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं करता, बस चुपके से पकड़ लेता है। गिरफ्त में आ जाने के बाद अगर शिकार ने कुछ दिफा की कोशिश की तो अपनी कुव्वत और हैबत के इजहार के लिए हल्की आवाज़ से गुर्राता है और बस, वरना ये आवाज़ भी मफकूद होती है। आदमखोर की आदत है कि जिस जगह वारदात करता है उस मुकाम पर ज़रूरत से ज़्यादा एक लम्हा भी नहीं गुजारता। ना सिर्फ ये बल्कि वारदात के बाद एक अरसे तक उस मुकाम का रुख नहीं करता। ये आदमखोर की एक अदना चालाकी है और तकरीबन हर आदमखोर शेर इस पर अमल करता है। वो झाड़ी जहां से उन तीनों रखवालों ने शेर को बिल्ली की तरह निकलते देखा था, मैंने बगौर देखी। घनी झाड़ी थी और शेर के छुपने के लिए इस वजह से मुनासिब थी कि इसमें कांटे नहीं थे। कांटेदार झाड़ियों से शेर इज्तनाब करता है। झाड़ी के अंदर ज़मीन पथरीली और नाहमवार थी, ताहम जहां कहीं भी गर्द थी वहां शेर के ताज़ा माग मौजूद थे, वही माग जो मैं झील के किनारे देख चुका था। झाड़ी से निकलने और इस दरख्त की तरफ पेश कदमी के आसार ज़मीन पथरीली होने की वजह से मुसलसल तो नहीं थे, लेकिन जा बजा नजर आते थे। उनका रुख उसी दरख्त की तरफ था और फिर वापसी के निशान ज्यादा फासले पर थे, जिनसे जाहिर होता था कि वापसी के वक्त शेर भाग रहा था। गांव कोई ऐसा दूर तो नहीं था। जरा ही देर में दिलावर मेरे जूते और बड़ी राइफल लेकर आ गया। बाज वक्त उससे खासी कारआमद अक्लमंदियां सरजद हो जाती थी। इस मौके पर उसने अक्लमंदी की कि 375 मैग्नम के कारतूसों का एक डिब्बा भी उठा लाया। उसके आ जाने पर मैंने एक 450 एक्सप्रेस ली, जूते तब्दील किए, 375 मैग्नम लोड की मेरे हाथ में थी। वो सेफ्टी कैच लगाकर दिलावर को दे दी और गांव वालों को वापसी का हुक्म देकर दिलावर के साथ जंगल में घुस गया। अफसोस के दिलावर अब जिंदा नहीं, खुदा उसको गरीब के रहमत करे। मुझे उस जैसा जानिसार, समझदार और मजाज शनास मुलाजिम आज तक नहीं मिला। दिलावर की मौत सांप के काटने से हुई, और सांप भी किंग कोबरा, जिसका काटा जानवर नहीं हो सकता। महज इत्तफाक की बात ही, वरना दिलावर ने हजारों की तादाद में नाग दफन किए होंगे। मामूली नाग के काटने से तो वह मुतासिर भी ना होता था। 16 मरतबा उसको मुख्तलिफ किस्म के सांप काट चुके थे, जिनमें शदीद जहरीली किस्में भी थीं, जैसे घोड़ा पिछाड़ जो इस इलाके का बहुत तेज जहरीला सांप होता है। लेकिन उसने खुद ही जंगल की जड़ी बूटियों से अपना इलाज कर लिया। किंग कोबरा के जहर ने उस गरीब को इतना वक्त भी ना दिया कि वो कुछ कह ही सकता। सिर्फ माग देखकर शेर को तलाश कर लेना आसान बात नहीं। मैंने उस वक्त शेर को तलाश कर लेने में जल्दी इसलिए की कि मुझे उसके करीब ही मिल जाने की उम्मीद थी। मेरा ख्याल था कि वो आवाज़ें सुनकर शिकार की तलाश में इधर आ निकला था, और बहुत मुमकिन था कि भूख या लालच ने उसको वहीं कहीं आसपास रोक रखा हो। काम बहुत एहतियात का था और हम दोनों निहायत होशियारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। छोटी बड़ी झाड़ियां, शरीफे के जंगल, ऊंची नीचे चट्टानें, नाले, गार देखते भालते हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते गए। जब बाग खत्म होकर जंगल का सिलसिला शुरू हुआ तो ज्यादा मोहतात होना पड़ा। यहाँ झाड़ियां निस्बतन ज्यादा और घनी हो गई थी, लेकिन जंगल छदरा था। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि दाएं जानिब कोई 100 गज के फासले पर एक झाड़ी में खफीफ सी हरकत हुई और ऐसा महसूस हुआ जैसे चश्मे जदन से भी कम अरसे के लिए कोई शय नजर आई और आड़ में हो गई। शेर। शेर के सिवा और क्या हो सकता था? मैंने राइफल के घोड़े चढ़ा लिए। मैं हमेशा हैमर्ड राइफल पसंद करता हूँ, इसमें धोखे का इम्कान बहुत कम होता है। बरखिलाफ इसके हैमरलेस हथियार में अक्सर गलती और नतीजे में नुकसान होता है। मुझे देखकर दिलावर ने भी राइफल का सेफ्टी कैच चढ़ा लिया। मैंने आसपास नजर डाली। जंगल छदरा था और झाड़ियां भी उस मुकाम पर किसी कदर दूर दूर थी, ऐसी कि अगर शेर आड़ लेकर मुझ तक आने की कोशिश करता तो उसे यकीनन मेरी नजरों के सामने से फासला तय करना पड़ता। 100 गज के फासले से तो शेर हमला करता नहीं,
यहाँ तक कि आदमखोर शेर ना हो। लिहाजा फौरी हमले का अंदेशा तो नहीं था। शेर बुलंद मुकाम पर था और मैं पस्ती में। इस सूरत हाल से हमेशा बचना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि शेर नीचे और शिकारी बुलंदी पर। बुलंदी से पस्ती की तरफ आती हुई चीज मामूल से कहीं ज्यादा रफ्तार से आती है। इसके बरखिलाफ पस्ती से बुलंदी की तरफ जाने वाली शय की रफ्तार मामूल से बहुत कम होती है। अगर बुलंदी से शेर आप पर कूदता है और आप उसे हवा में मौलिक हालत में ही गोली मारकर हलाक कर देते हैं, तब भी शेर जैसे भारी जानवर का बुलंदी से आकर किसी इंसान पर गिरना मोहलिक साबित हो सकता है। रीछ के शिकार में इस असूल पर इतनी ही सख्ती से कारबंद रहना चाहिए जितनी सख्ती से आदमखोर के शिकार में। रीछ अगर बुलंदी पर गिर गया और खतरा महसूस कर रहा है तो उसका बेहतरीन वार यही है कि हमला कर दे, लेकिन किस अंदाज से हमला करते वो किसी को मालूम नहीं हो सकता। एक दफा मेरे एक शिकारी दोस्त को बड़ा तल्ख तजुर्बा हुआ। यह हजरत सांबर की तलाश में कई रोज से सरगर्दा थे। ये 5वां रोज था। दोपहर के वक्त एक बुलंद पहाड़ के दामन से गुजर रहे थे कि बुलंदी पर एक बहुत बड़ा रीछ खड़ा नजर आया। उन्होंने बगैर सोचे समझे राइफल उठाकर फायर कर दिया। गोली उसके लगी या नहीं उन्हें कुछ पता न चला। अलबत्ता रीछ चश्मे ज़दन में जमीन पर गिर गया और गोला बनकर लुढ़कता हुआ उनकी तरफ आने लगा। ये समझे गोली लग गई है। मजे से तमाशा देखने लगे। ढलान काफी थी और इलाका साफ। रीछ लुढ़कता हुआ इनके कदमों तक आया और अचानक उठकर खड़ा हो गया। आमतौर से करीब से हमला करने के लिए रीछ पिछली टांगों पर खड़ा होकर मुकाबिल को नोच डालता है। यही उस रीछ ने किया। ये हजरत इतने गाफिल थे कि उन्हें राइफल उठाने का भी मौका न मिला। रीछ ने खड़े होते ही अगले पंजों से उन पर हमला कर दिया। उन्होंने राइफल को दोनों हाथों में लाठी की तरह पकड़ा और उस पर हमला रोका। रीछ दोनों पंजे राइफल की नाल पर जमाए उसके ऊपर से मुंह डालकर उनका सर पकड़ने की कोशिश में था। इनकी खुशकिस्मती कि इनके साथी पहुंच गए और रीछ को मार दिया, वरना ये ज्यादा देर तक रीछ का मुकाबला नहीं कर सकते थे। बहरहाल जब मुझे गुलवाना के इस खूंखार की 100 गज पर मौजूदगी का इल्म हुआ तो मैंने पहला काम यह किया कि दरख्तों की आड़ लेता हुआ बुलंदी की तरफ चला। आदमखोर की कमीन का मालूम हो जाने पर या उस पर नजर पड़ जाने के बाद फिर उसे नजरों से ओझल होने का मौका देना शदीद खतरात को दावत देने के मुतरादिफ है। लेकिन उस वक्त किसी और एहतियाती तदबीर का मौका नहीं था। सिर्फ इस बात का ख्याल रखा कि 30 गज के अंदर उसको हमला करने के लिए कोई आड़ ना मिले। जब हम दोनों ऊपर पहुंचे तो सांस फूला हुआ था और हाथ पैर शल हो रहे थे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसे में शेर सामने आ जाता तो फायर करना बहुत मुश्किल था, और अगर फायर हो भी जाता तो निशाना यकीनन खता जाता। ऊपर पहुंचकर हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ सिमतों की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। एक एक पत्थर, झाड़ी और घास के हर कतई का जायजा लिया, लेकिन बेसूद। कहीं कुछ नजर नहीं आया। दूसरी तरफ पहाड़ी की चोटी एक वसी और ईज गैर हमवार मैदान में तब्दील हो चुकी थी। जा बजा छोटे बड़े टीले सब्जा से ढके हुए थे और फिजा में जंगली फूलों की हल्की हल्की खुशबू बसी हुई थी। ताज्जुब की बात तो यह है कि शेर भी बुलंदी और पस्ती के अयूब से वाकिफ था, क्योंकि हम लोगों को वहां पहुंचे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि जिस तरफ से हम आए थे उसके मुखालिफ सिमत से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। वो हमसे पहले पहाड़ अबूर करके दूसरी तरफ के नाहमवार मैदान में निकल चुका था। मजीद कोशिश बेकार समझकर मैं गांव वापस आ गया। इस वाक़े के दूसरे रोज से मेरा बाज़ाब्ता शिकार शुरू होने वाला था, लेकिन अलग सुबह में हस्बे मामूर बेदार हुआ तो सर में गरानी महसूस हुई। फजर के फरीजे से फरागत के बाद यह गरानी दर्द में तब्दील हो गई और नाश्ते के बाद दर्द बढ़ गया तो मैंने रवानगी मुलतवी कर दी। दोपहर तक सख्त दर्द की वजह से मैं बिस्तर पर ही रहा। दोपहर के बाद कुछ अफाका हुआ तो उठकर ज़ोहर की नमाज पढ़ी। खाना खाया और अभी बिस्तर पर ही गया था कि दिलावर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर तशवीश थी लेकिन आंखों में चमक। मैं समझ गया कि आदमखोर को गुलवाना के आसपास कोई बदकिस्मत इंसान मिल गया। दिलावर के चेहरे पर इस किस्म के तासुरात ऐसे ही मौके पर नमूदार होते थे। जनाब हजूर, दिलावर ने हस्बे आदत बयान शुरू किया, एक आदमी और मारा गया। कैसे? मैंने पूछा, और दिलावर ने किस्सा बयान करना शुरू किया ही था कि गुलवाना का नंबरदार, पटवारी, नायब और 2-1 मौज़ज़ीन अंदर आ गए। वो सभी मुतफिक्र थे। कौन मारा गया? मैंने नायब से पूछा। जनाब जगन्नाथ काश्तकार, नायब ने जवाब दिया। मेरा इशारा पाकर वो करीब पड़ी हुई चारपाइयों पर बैठ गए। मैंने नायब को हुक्म दिया कि वो तफसील के साथ किस्सा बयान करे। नायब खुद शिकारी भी था, पुलिस का जिम्मेदार आदमी भी, और किसी कदर तालीम याफ्ता भी, इसलिए उसे मैं दूसरों पर तरजीह देता था। जगन्नाथ का एक बैल सुबह से गायब था। बेचारे किसानों की जिंदगी का दारोमदार बैलों पर ही होता है, क्योंकि इन्हीं के जरिए वो अपने खेतों में हल चलाते हैं। एक बैल की कीमत 100 से ऊपर होती थी। गरीब किसान इतना पैसा भी फिलफौर इकट्ठा नहीं कर पाते कि 20-22 रुपया की खादी खरीद सकें। बैल की कीमत कहाँ से आए? लिहाजा जगन्नाथ कुल्हाड़ी हाथ में लेकर बैल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उसकी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे। जब वो घर से रवाना होने लगा तो उसकी जवां साल बीवी देर तक दरवाजे पर खड़े उसे जाता देखती रही।
गांव के 2-4 जवान भी उसके साथ हो लिए और जब वो खेतों से गुजरकर बाग में दाखिल हुए तो चंद और रखवाले भी साथ हो गए। उनकी तादाद अब 7 हो गई थी। तन्हा जंगल में जाने की ना तो जगन्नाथ में हिम्मत थी, ना अक्लमंदी का तकाजा ही था। लोग जाबजा झाड़ियों, नालों और वादियों में बैल को तलाश करते आखिर सतह मुर्तफा पर आ निकले, जहां गुज़िश्ता रोज मैंने शेर को देखा था। यहाँ छोटे बड़े टीले फैले हुए हैं, उनमें से किसी के आड़ में भी शेर बआसानी छुप सकता था। इन लोगों ने कुछ तो अपनी बातों की महवियत और कुछ बैल की तलाश के नमाक में उस मकान की तरफ तवज्जो ना दी और सीधे उन टीलों के बीच में घुसते चले गए। गालिबन वो आदमखोर उनका देर से ताकुब कर रहा था और इस जगह को बेहतरीन कमीन का ख्याल करके यहीं दुबका बैठा रहा। इधर ये पार्टी 2 टीलों के दरमियानी खला में दाखिल हुई। उधर एक झाड़ी से आदमखोर ने छलांग लगाई और करीब 3 शख्स पर छा गया। ये शख्स खासा ताकतवर और लंबा तिरंगा जवान था। शेर ने इसे कूल्हों पर से पकड़ा था। इसने कुल्हाड़ी घुमाकर उसके सर पर रसीद की और जरा जिदोजहद की तो शेर ने गुर्राकर छोड़ दिया। शेर के सर पर कुल्हाड़ी का जख्म आया था, जिससे खून बह निकला। जगन्नाथ ने अपने एक साथी को मौत के मुंह में देखा तो कुल्हाड़ी का भरपूर वार उसके सर पर किया। इस अरसे में बाकी लोग भागकर दरख्तों पर चढ़ गए थे। मजरूह शख्स भी भाग निकला और अगरचे उसके कूलों से खून के फवारे जारी थे और धोती भी खुलकर गिर चुकी थी, लेकिन जान का खतरा उड़ाए लिए जा रहा था। अब शेर के मुकाबले में सिर्फ जगन्नाथ रह गया। गैज़ो गजब से हवास पाक था। उसने शेर के सर पर मारी हुई कुल्हाड़ी के बारे में यही महसूस किया जैसे खला में तैर गई हो, क्योंकि कुल्हाड़ी शेर के सर पर पड़ने से पहले उसका जबरदस्त थप्पड़ जगन्नाथ के शाने पर पड़ा और वह हवा में उड़कर करीबी टीले की चोटी पर जा गिरा। गिरने के बाद उसने उठने का इरादा भी ना किया था कि शेर ने उसकी गर्दन दबोच ली। अगर किसी जानदार की गर्दन शेर के दांतों में आ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सकती। जगन्नाथ बेचारे ने 2-4 दफा हाथ पैर मारे तो शेर ने ऐसे झटके दिए कि अगर बैल भी होता तो जांबर ना होता। जगन्नाथ खत्म हो गया। जख्मी देहाती कुछ दूर तो भागा, लेकिन फिर बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद उसे कुछ देहाती उठा लाए। मैं सीधा उसको देखने पहुंचा। जख्म बहुत गहरे और खतरनाक थे। उस गरीब को फौरन नलगंडा के अस्पताल में पहुंचाने की जरूरत थी। मैंने अपना दवाओं का बॉक्स मंगवाया और पोटाश के महलूल से जख्मों को अच्छी तरह साफ करके उनमें बोरिक एसिड लगा दिया। इसके सिवा और इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या हो सकती थी, क्योंकि जिन मुकामात पर शेर के दांत कूलों के गोश्त में दाखिल हुए थे वहां 1.5 मुरब्बा इंच जख्म थे, जिनकी गहराई का अंदाजा 2 से 2.5 इंच तक किया जा सकता था। शेर के पंजे का जख्म इतना खतरनाक नहीं होता जितना उसके दांतों का। गोश्त के रेशे वगैरह उसके दांतों में फंसकर सड़ जाते हैं और इसी सड़े हुए गोश्त के रेशों की वजह से उसके दांतों में जहरीला मादा पैदा हो जाते हैं। शेर के दांतों के लगाए हुए जख्मों की खास निगहदाश्त की जाती है। इसके बावजूद अक्सर जख्म खराब हो जाते हैं। निज़ाम के छोटे बेटे आजम जाह ने मेरे लिए शिकार का खास इंतजाम किया था और उनके कई आदमी मेरी खिदमत पर मामूर थे। पुलिस की एक जमात भी मेरे बॉडीगार्ड की हैसियत से गांव में मौजूद थी। चुनाचे मैंने उस जख्मी को फौरन पुलिस के 2 सिपाहियों की मय्यत में नलगंडे रवाना करा दिया। इसके बाद मुझे जगन्नाथ की जवां साला बेवा की फिक्र लाहिक हुई। मुझे बताया गया था कि शौहर की हलाकत की इतला पाकर वो जरा देर खामोश रही, फिर घर से निकलकर खेतों की तरफ चली गई। इसके बाद उसकी कोई खबर नहीं। गांव के लोगों ने उसे बहुत तलाश किया मगर बेसूद। आसपास के जंगल में उसका कोई निशान नहीं मिला। ये मैं किसी तरह नहीं मान सकता था कि आदमखोर ने उसको भी मार दिया होगा, क्योंकि जगन्नाथ को हलाक करने के बाद वो शकमशेर हो चुका था और शकमशेर होने के बाद उसका इस इलाके से निकल जाना यकीनी बात थी। फिर जगन्नाथ की बीवी क्या हुई? मैंने फौरन लिबास तब्दील किया, राइफल और कारतूस अच्छी तरह देखे और एक राहबर गोपाल और दिलावर को साथ लेकर तलाश के लिए निकल खड़ा हुआ। एक गमज़दा औरत की जान बचाना मेरा फर्ज था, वरना वो जंगल में जाने का वक्त नहीं था, क्योंकि दोपहर ढल रही थी और शाम होने में ज्यादा देर नहीं थी। आबादी से निकलकर मैंने राइफल की दोनों नालें एक नज़र देखी और कारतूस लगा दिए। फिर दिलावर से 375 मैग्नम लेकर उसकी मैगजीन लोड की। एक कारतूस चैम्बर में रखा और सेफ्टी कैच लगाकर उसको दे दी। साथ जाने वाला राहबर आगे आगे था, उसके बाद दिलावर और पीछे पीछे मैं ऐसे मौके पर पीछे चलना इसलिए मुनासिब समझता हूँ कि अव्वल तो आमतौर से शेर पीछे से आदमी पर ताक लगाता है, दूसरे अगर हमराही पीछे पीछे चल रहे हों तो उनकी हिफाजत बखूबी नहीं की जा सकती। इसके बरक्स आगे चलने वालों पर अगर शेर हमला कर भी दे तो हमलावर को हलाक करने का अच्छा मौका मिल जाता है। शादाब खेतों के दरमियान से निकलकर हम जंगल में दाखिल हो गए। ऊंचे ऊंचे दरख्तों और घनी झाड़ियों के दरमियान लहराती बल खाती पगडंडी फलों के जेवर से आरास्ता दरख्तों की रक्स करती हुई बाहों में महवे ख्वाब थी और फिजा रिहान की फरहत अंगेज खुशबू से महक रही थी। हम तीनों खाम थे और इस तरह चल रहे थे कि ना कदमों की आहट ही होती, ना खुश्क पत्तों के पैरों तले रौंदे जाने की चिरचिराहट। आदमखोर की शिकार में कामयाबी और हिफाजत का बेहतरीन जरिया यही है कि उसे शिकारी की पेशकदमी का इल्म ना होने पाए।
मेरी नजरें अतराफ का जायजा ले रही थी। सारा इलाका मेरे लिए नया था। मैं चाहता था कि आदमखोर की तलाश में निकलूं तो कुछ ना कुछ इलाका तो जाना पहचाना जरूर होना चाहिए। करीब ही के दरख्तों पर लाल मुंह के बंदरों का एक गौल चीख रहा था। कुछ खरांट किस्म के बंदरों ने हमारी तरफ देखकर खूं खां भी किया, लेकिन दूसरे ही लम्हे हम उस दरख्त से आगे बढ़ गए। जंगल आगे घना होता गया। मैंने गोपाल से कहा कि वो बाएं जानिब दबा हुआ चले। उस तरफ जंगल तो वैसे ही था, लेकिन चरिंदों के खुरे बहुत थे। जगन्नाथ की बीवी का पता न चला। सूरज छुप रहा था, इसलिए मजबूरन मैं गांव की तरफ वापस हुआ। गांव के बाहर लोगों का एक जम्मे गफीर हमारी वापसी का मुंतजिर था। जगन्नाथ की बीवी के ना मिलने की खबर से सभी अफसुर्दा हो गए। सुबह सवेरे ही नाश्ते से फरागत के बाद मैंने दिलावर को बुलाया। हमारे साथ जाने वाला देहाती भी वहां मौजूद था। मैं राइफलें लेकर निकला और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। ये गोया मेरे शिकार का पहला रोज था और उस रोज मैं गुलवाना के आदमखोर से दो चार होने के इरादे से निकला था। गोपाल को मैंने अपनी 12 बोर 2 नाली बंदूक भरकर दे दी। हस्बे मामूल दिलावर और गोपाल दोनों मेरे आगे आगे थे और मैं अपनी 2 नाली 450 एक्सप्रेस संभाले दरख्तों पर नजर डालता एहतियात से चल रहा था। गुलवाना के आदमखोर ने इस इलाके में जितना हरास फैला रखा था उसका बयान मुमकिन नहीं। 3.5 साल गुजर चुके थे और जाने कितने इंसान उस मूजी की खुराक बन गए थे। उन बदकिस्मतों में जगन्नाथ भी था, जिसे आदमखोर ने मेरी मौजूदगी में हलाक किया, और शायद उसकी बेवा भी। हमारा रुख शरीफे के बाग से गुजरकर उस सतह मुर्तफा की तरफ था जहां जगन्नाथ हलाक हुआ था। शेर को उसी जगह मैंने देखा था। उसी जगह जगन्नाथ हलाक हुआ और मुझे यकीन हो गया था कि ये इलाका शेर का महबूब इलाका है। इस जगह सिर्फ एक मुश्किल थी। जमीन पथरीली होने की वजह से ना तो माघ ही नजर आते और ना जगन्नाथ की बेवा के कदमों का ही कोई निशान। ताहम दिलावर और गोपाल को मैंने ताकीद कर रखी थी कि कदमों के निशानात तलाश करते चलें। हमें सतह मुर्तफा पर घूमते घामते 4 घंटे हो गए, लेकिन कोई उम्मीद अफजा निशान नहीं मिला। एक टीले के करीब मिट्टी नरम थी और करीब ही बेरी के दरख्त थे। यहां दिलावर एकदम ठिठक कर खड़ा हो गया और नीचे झुककर बगौर देखने लगा। हजूर, दिलावर ने अचानक कहा। उसकी आवाज में ताज्जुब और जोश था। क्या है? सरकार, औरत के कदम का निशान, और उस कदम के निशान पर माघ। ठीक से देखो, माघ पर कदम का निशान है कि कदम पर माघ? हजूर, कदम का निशान नीचे है, उसके ऊपर माघ है। कितनी देर का होगा? मैंने पूछा। जनाब, रात का मालूम होता है। मैं झुककर नहीं देख सकता था। आदमखोर के जंगल में इस किस्म की एहतियात रखना बहुत जरूरी है। खुद हरगिज कोई निशान वगैरह देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए, तावक्त ये कि कोई दूसरा मोतबर शिकारी साथ ना हो। शेर के हमले के वक्त अच्छे अच्छे दिल वालों को मैंने शिद्दत खौफ से हरास होते देखा है। बहरहाल मैंने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया कि जगन्नाथ की बेवा रात या गुज़िश्ता शाम इस तरफ से गुजरी है और आदमखोर उसका ताक़ुब करता रहा है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त तक वो औरत जिंदा थी, आदमखोर का लुकमा बन चुकी थी। ज्यादा इम्कान यही था कि उसकी गमज़दा जिंदगी का चिराग बुझ चुका। सिर्फ यही मांगना था। आगे और भी निशानात और मांग मिलते गए। हम उनकी आमद से आगे बढ़ने लगे। दिलावर और गोपाल तो इधर उधर मांग तलाश करते और मैं राइफल के घोड़े चढ़ाकर दोनों हाथों से राइफल को मुनासिब व मौजू हालत में लाकर हर लम्हा शेर के हमले का मुकाबला करने को तैयार कदम ब कदम बढ़ा चला जा रहा था। जमीन के पथरीले होने की वजह से नकुशे कदम बार बार खो जाते और हमें दोबारा सिलसिला मिलाना पड़ता, लेकिन पेशकदमी जारी रही। खतरे से मुकाबले की तैयारी और कुछ नकुशे कदम की जुस्तजू में हम लोग सिम्मत का ख्याल न रख सके, और जब काफ़ी मेहनत और मुसाफत के बाद इसका होश आया तो अंदाज़ा हुआ कि एक लंबा चक्कर लगाकर उसी बड़े टीले के पास वापस आ गए हैं जहाँ से नकुशे कदम का आगाज़ होता था। मैंने दिलावर से कहा कि जगन की बीवी चक्कर लगाकर यहीं वापस आई, लेकिन यहाँ आने के बाद किसी न किसी तरफ तो ज़रूर गई होगी। लिहाजा तलाश दोबारा शुरू की गई। उसी हैयत से हम फिर नकुशे कदम देखते चले गए और काफ़ी अरसे के बाद दोबारा उसी जगह आ गए जहाँ से रवाना हुए थे। दिलावर और गोपाल उस दायरे से बाहर माघ या नकुशे कदम देखने से कासे रहे थे। अब ज़रूरी था कि मैं खुद कोशिश करूं। ये खासा मुश्किल और सबर आजमा काम था। इसके सिवा कोई और चाराकार भी नहीं था। मैंने दिलावर को होशियार रहने की ताकीद की, चारों तरफ बगौर देखकर इत्मीनान किया, और फिर पहली बार मेरी नज़रों ने दिलावर के देखे हुए माघ और कदम के निशान देखे। दिलावर के बयान की तस्दीक हो गई और मैं आगे बढ़ने लगा। अभी हम ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे। मैं किसी कदर झुका हुआ जमीन पर नकूश तलाश कर रहा था कि करीब की झाड़ी से शेर के गुर्राने की आवाज ने मुझे चौंका दिया। झाड़ी मुझसे मुश्किल 4 गज पर होगी। मैंने झाड़ी की तरफ राइफल की नाल की और दिलावर और गोपाल को अपनी आड़ में लिए उल्टे कदमों पीछे हटता चला गया। मैं जानता था कि दिलावर पीछे की तरफ देख रहे और इस तरह पीछे हटने में कोई मुजायका नहीं। अभी मैं 10 कदम ही हटा था कि झाड़ी में से एक कद्यावर चीता उछल कर निकला, लेकिन इस तरह के ना उसके अज़ा काबू में थे ना हवास बरकरार। खौफजदा बिल्ली की तरह दांत निकाले खूं खूं करता हुआ उछलकर झाड़ी के बाहर गिरा और लुढ़क गया। उसके हलक से दबी दबी घुटी घुटी गुर्राहट निकल रही थी।
उसके झाड़ी से निकलते ही मैंने राइफल फायर की पोजीशन में ले ली। अजब न था जो मैं उसके निकलते ही फायर कर देता, लेकिन फौरन ही मेरी नज़र उस गरीब की कमर और पेट के गिर्द लिपटे हुए नाग पर पड़ी जो उसको जगह जगह से काट रहा था। मैंने हाथ रोक लिया और राइफल नीचे कर ली। मरे को क्या मारना। ये जरूर किया कि कुछ और पीछे हट गया, क्योंकि चीते को हलाक करने वाला नाग किंग कोबरा था। इस कमबख्त सांप को हर जानदार पर ख्वामखा हमला कर देने का शौक होता है। चीते को देखकर इस इलाके में शेर के ना होने का भी यकीन हो गया, क्योंकि अगर शेर होता तो चीता हरगिज आसपास ना होता। हमारे देखते देखते चीता 2-4 लहरें लेकर खत्म हो गया, लेकिन सांप भी मुश्किल में गिरफ्तार था। उसके जिस्म का खासा हिस्सा चीते के जिस्म के नीचे दबा हुआ था। गालिबन वजन के दबाव से उसे तकलीफ भी हो रही थी। बार बार फन उठाकर जुबान लिपलिपाता और मुंह फैलाकर चीते को काटता। आखिर जब काट काट कर तंग आ गया तो उसके नीचे से निकलने के लिए जोर लगाने लगा। मैंने दिलावर को हुक्म दिया कि वो डंडे से सांप को मार दे। उसने फौरन तामील की और मैं फिर उन दोनों की रहनुमाई करता हुआ आगे बढ़ा। पहली मर्तबा तो मुझे भी नाकामी हुई और हम वापस चीते और सांप की लाश के करीब आ पहुंचे, लेकिन दूसरी कोशिश में मैंने अलहदा होने वाले कदमों के निशान देख लिए। यहां से ये निशान एक पहाड़ी के नशेब की तरफ उतरते चले गए थे। किसी किसी जगह जहां मिट्टी जरा नरम थी वहां एक आध निशान जरूर मिल जाता। अजब बात यह थी कि इन निशानात के साथ साथ मार्ग भी थे। नशेब की तरफ तकरीबन 1 मील चलने के बाद निशानात एक नाले में उतर गए, जिसके दोनों किनारों पर बरगद और पीपल के दरख्त शाखें झुकाए झूम रहे थे और दरख्तों की इन शाखों से किनारों पर उगी हुई बेलें लिपटी हुई थी। नाले में तो पानी शायद ही किसी जगह हो, लेकिन जमीन ना मालूम होती थी और गालिबन किसी किसी जगह कीचड़ भी होगी। बेलों और शाखों की वजह से नाले के अंदर नीम तारीकी की कैफियत पैदा हो गई थी। नाले का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैं इसी किनारे पर रुक गया। शेर के शिकार में नाले के अंदर जाना खतरनाक होता है। फिर ये नाला तो वैसे भी हशरातुल अर्ज की जोलानगाह और चीतों के रहने के लिए मौजूद जगह थी। सवाल यह था कि नाले के अंदर गए बगैर नकूश की असर नौ जुस्तजू क्यों कर की जाए। बहरहाल मैं नाले के साथ शुमाल की तरफ पड़ने लगा। इस इलाके में इंसान के कदम शायद ही कभी आए हों। यहाँ के जानवर और बंदर हमें देखकर खौफ की आवाज़ करते और फिर भाग जाते। हत्ता के लंगूर भी, जो आम तौर से इंसान से कतई बेनियाजी और लापरवाही का सलूक करते हैं, हमें देखकर ऊंचे दरख्तों पर निकल जाते। एक जगह तो मुझे ठिठक कर रुकना पड़ा। बेलों के दबीज पर्दों और गुत्थी हुई बेशुमार शाखों के दरमियान मुझे अजदानुमा सांप लेटे नजर आए। उनकी खाल का रंग भी बेलों की तरह गहरा सब्ज था और उन पर सफेद पत्ते थे। दोनों सांप बेलों के पत्तों में इस अंदाज से छुपे थे जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश में हो। मुझे फौरन उस गरीब चकारी का ख्याल आया जो अभी अभी मुझे देखकर भागा था। गालिबन वो बेलों के करीब चल रहा था और ये सांप अपनी कमीनगाह में छुपकर उसको पकड़ने की घात लगा रहे होंगे। मेरे आ जाने से उनका शिकार खराब हुआ और वो दोनों मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। मैंने उनसे जुबान खामोश से कहा, खैर मनाओ कि मैं आदमखोर की फिक्र में हूं, वरना तुम्हें मारकर तुम्हारी खाल के जूते और हैंडबैग बनवाता। बेलों की गुंजाने और नाले पर शाखों के खम होने का ये अंदाज 2 मील तक कायम रहा। इसके बाद नाला पार करने के लिए दोनों किनारों को काटकर बैलगाड़ी का रास्ता बनाया गया था। रास्ते के बाद फिर बेलें उसी तरह छाई हुई थी। मैंने दिलावर और गोपाल को किनारे पर छोड़कर खुद एहतियात के साथ नाला पार किया और दूसरे किनारे पर पहुंचकर उन दोनों को भी आने का इशारा किया। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने उस किनारे पर भी नरम मिट्टी पर औरत के कदमों के नकूश देखे। उनके साथ शेर के माग भी थे। दिलावर और गोपाल ने जिन मायने खेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा, उनमें छुपा हुआ सवाल मुझसे पोशीदा नहीं था। दोपहर ढलने को थी और भूख मालूम हो रही थी। नाले में कोई 100 गज हटकर एक कुशादा कतए के दरमियान मैंने उन दोनों को ठहरने का इशारा किया और हम तीनों एक दूसरे की तरफ पुश्त करके इस तरह बैठे कि तीनों का रुख मुख्तलिफ सिमतों का था। हर तरफ कम से कम 60-70 गज खुला मैदान था। दिलावर ने खाने की पोटली निकालकर मुझे दी। मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोटियां वगैरह लेकर बाकी उसे दे दी। गोपाल अपना खाना लाया था। खाने से फरागत के बाद दिलावर ने थैले में से हलवे की कुल्फी निकाल कर दी। मैंने हलवे की एक काश उठाकर मुंह में रखी ही थी कि सामने से दरख्त से एक लंगूर उतरकर आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गया। मुझे मजाक सूझा और मैंने हलवे की निस्फ काश उसकी तरफ फेंक दी। उसने उठाकर खा ली और फिर मजीद के इंतजार में मुझे देखने लगा। इसके बाद दूसरा लंगूर आया, फिर तीसरा, और जब तक मैं इस जगह से उठने का इरादा करूं उस वक्त तक मेरे चारों तरफ बेशुमार लंगूर जमा हो चुके थे। मैंने सोचा अगर हनुमान की इन आबा अजदाद ने बेतकल्लुफी से काम लेते हुए मेरे ये दिलावर के हाथ से पोटली वगैरह छीनने की कोशिश की तो हम किस तरह इनसे जान बचाएंगे। मुझे अपनी इस हमाकत पर अफसोस होने लगा कि मैंने इस लंगूर को हलवा क्यों दिया था। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक नाले के अंदर से किसी औरत के वहशियाना कहके की आवाज़ आई। साफ कहके की आवाज़ थी जो नाले और फिर करीब की पहाड़ियों में मौज दर मौज गूंज कर बिखरती चली गई। गोपाल और दिलावर दोनों घबराकर खड़े हो गए
और सारे लंगूर कानों के पर्दे फाड़ डालने वाली चीखों के साथ अफरा तफरी के आलम में दरख्तों पर चढ़ गए। इन कमबख्त बंदरों की चीखों में उस कहके की आवाज़ दबकर रह गई। मैंने दिलावर की तरफ देखा। वो कुछ फिक्रमंद नजर आता था और गोपाल खासा परेशान हुआ। जनाब, दुरूदे ताज पढ़िए, दिलावर ने मेरे कान में कहा। क्यों? मैंने मुस्कुराकर पूछा। आयतल कुर्सी पढ़िए हजूर, उसने दरख्वास्त की। आखिर क्यों? जनाब, ये औरत नहीं कोई बला थी। गोपाल की आवाज़ भी खौफजदा थी। तुम लोग पागल हो, ये जगन्नाथ की बेवा है, सदमे की वजह से पागल हो गई और कहके लगाती फिर रही है। मैं अभी इसे पकड़े लेता हूँ। फैला हुआ सामान दिलावर ने जल्दी जल्दी थैले में भरकर शाने पर लटकाया और हम फिर नाले की तरफ वापस आए। जिस मुकाम पर बैलगाड़ियों के गुजरने की वजह से रास्ता बन गया था, उसी जगह से हमने 1 घंटा कबल नाला पार किया था। हम वापस उसी जगह पहुंचे। क्योंकि मुझे आवाज़ का अंदाजा इसी मुकाम के अतराफ से हुआ था, नाले के अंदर उतरकर मैंने दोनों तरफ देखा। शुमाल की तरफ नाले के अंदर ज्यादा दूर देखना मुमकिन ना था, क्योंकि अंधेरा बहुत गहरा था। जनूब की तरफ तकरीबन 50-60 गज तक सतह साफ नजर आ रही थी और वहां कोई जीरू नजर नहीं आई। अचानक दिलावर ने मुझे मुखातिब किया। हजूर। मैंने घूमकर उसकी तरफ देखा तो उसने जमीन की जानिब इशारा किया। ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा औरत के कदमों के निशानात, वही जाने पहचाने नकूश जिनका हम घंटों से ताकुब कर रहे थे। और मजीद ताजुब खेज बात यह थी कि नकूशे पा के साथ साथ ही माग, शेर के पैरों के निशान, वो भी बिल्कुल ताज़ा, जैसे दोनों साथ ही आगे पीछे गुजरे हों। अभी मैं नकूशे पा का जायजा ले ही रहा था कि नाले के अंदर से एक और कहकहा उभरा, बहुत फासले पर, कहीं बहुत दूर से। लेकिन आवाज़ जानी पहचानी मालूम हुई, वहशत में डूबी हुई। और इस दफ़ा मैंने भी इस आवाज़ को सुनकर अजीब सा महसूस किया। आवाज़ देर तक गूंजती रही और जब इसकी लहरें ख़त्म हुई तो जैसे इन आवाज़ों के बतन से ही मज़ीद आवाज़ें पैदा हुईं। लेकिन ये बैलों के गले में पड़ी हुई घंटियों की आवाज़ें थी। कोई काफिला या तो गुलवाना से बाहर जा रहा था या किसी दूसरे गांव से गुलवाना आ रहा था। आवाज़ें रफ्ता रफ्ता करीब आ रही थी। फलदा के व्यापारी गांव जा रहे हैं, गोपाल ने कहा। गुलवाना जा रहे हैं या किसी और गांव की तरफ? मैंने पूछा। जी हाँ जनाब, गुलवाना। हम लोग नाले से निकलकर गाड़ियों के इंतजार में खड़े हो गए। मैं उन लोगों का इस वजह से मुंतजिर था कि वो तवील मुसाफत तय करके आ रहे थे। मुमकिन था कि उनमें से किसी को आदमखोर के बारे में कोई इतला हो। जरा देर बाद 3 बैलगाड़ियां सामने आ गईं। मुझे देखकर वो लोग गाड़ियां रोककर उतरे और सलाम किया। गोपाल उनमें से सभी को जानता था। उसने बताया कि हम लोग आदमखोर और जगन्नाथ की बेवा को तलाश करने के लिए घूम रहे हैं। वो लोग मुझसे जरा हटकर दबी दबी आवाज़ों में बात कर रहे थे और मैं इस इंतजार में था कि वो अपनी गुफ्तगू से फारिग होकर मेरी तरफ मुतवज्जा हूं तो मैं आदमखोर के बारे में पूछूं। आखिर दिलावर ने किसी कदर तशवीश भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा तो मैंने उसे करीब बुलाया। क्या बात है? मैंने पूछा। दिलावर ने कुछ मुंह बनाकर सर झुका लिया। बोलो ना। जनाब, इन्हीं से पूछ लें। मैंने गोपाल को हुक्म दिया कि इन लोगों को करीब बुलाओ। वो सब करीब आ गए तो मैंने शेर के बारे में उनसे पूछा और यह भी कि अगर उनको जगन्नाथ की बेवा के बारे में कुछ इल्म हो तो बताएं। इस सवाल पर वो सर झुकाकर खामोश हो गए, बिल्कुल खामोश। और इस खामोशी के दौरान में वही नुस्वानी कह कहा जंगल के सुकूत में नाले की गहराइयों से निकलकर गूंजा और गूंजता चला गया। बाखुदा मैं तोहम परस्त नहीं और भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन इस कह कहे में न जाने क्या जादू था कि आवाज़ के साथ ही मुझे खतरे का शदीद एहसास होने लगा। इन देहातियों ने तो कहका सुनते ही दोनों हाथों से कान बंद कर लिए और वहशत ज़दा नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे। कह कहे की गूंज खत्म हुई तो मैंने उनको डांटा। जनाब, हमने रास्ते में शेर भी देखा और जगन्नाथ की बेवा को भी देखा। वो भूत बन गई है। राम राम राम, एक देहाती बोला। क्या मतलब? मैंने पूछा। और फिर उन सब ने जो कुछ बयान किया वो मेरे लिए कतई नाकाबिले कबूल था। मुसाफिरों और व्यापारियों की ये जमात जो 3 बैलगाड़ियों और 17 आदमियों पर मुश्तमिल थी, फलदा से सुबह की रोशनी होने के बाद रवाना हुई और जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में सफ़र करती हुई इस मुकाम पर आई जहाँ एक पहाड़ी के ऐन दामन में बहुत बड़ी झील है और इसमें खुदरो संघाड़े की बेलें फैली हुई हैं। इस बैलों की निस्बत से ही इस मुकाम को संघाड़ टीकरी कहा जाता है। ये लोग झील को बचाकर संघाड़ टीकरी के साथ जाते हुए रास्ते पर बैलगाड़ियां चला रहे थे। यही रास्ता बराह रास्त गुलवाना आता है। ये लोग अभी टीकरी के पास ही थे कि इन्हें एक पहाड़ी में नुस्वानी कह के की गूंज सुनाई दी। आवाज़ ऐसी शदीद और तेज थी जैसे कोई करीबी से हंसा हो। इनका यह भी बयान है कि कहके की आवाज़ पर बैल तक बिदक पड़े थे। अभी कहके की बाज़गश्त ख़त्म ही हुई थी कि एक मुसाफिर की नज़र टीकरी पर पड़ी और वो शिद्दत खौफ से लरस कर रह गया। उसकी आवाज़ रुंध कर घिघी बन गई। टीकरी के ऊपर ऐन उसके सामने गुलवाना का मशहूर आदमखोर खड़ा था और उस आदमखोर की पुश्त पर हाथ रखे जगन्नाथ की बेवा बाल बिखराए खड़ी थी। उसका लिबास फटा हुआ था और चेहरे पर अजीब सी वहशत बरस रही थी। पहले देखने वाले को लरसते और सहमते देखकर दूसरों की नज़रें भी टीकरी की तरफ उठी और उन्होंने भी उस पुरिसरार औरत को शेर की पुश्त पर हाथ रखे खड़े देखा। उसी वक्त औरत ने एक और कहका लगाया और इस दफ़ा बैल बिदक कर सीधे गुलवाना की तरफ भाग पड़े।
जिस टीकरी का वो तस्करा कर रहे थे वो इस मुकाम से जहां मैं इस वक्त खड़ा था 4 मील पर थी और गुलवाना 6 मील। गोपाल ये किस्सा सुनने के बाद ऐसा बदहवास हुआ कि लपक कर एक बैलगाड़ी में बैठ गया। दिलावर उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था कि शायद मैं भी गोपाल की तकलीद करूं, लेकिन मैंने उसे कड़ी नजरों से देखा और बोला, ये जगन्नाथ की बेवाई है जो शिद्दत गम से पागल हो गई है। मैं थोड़ी देर में उसे साथ लेकर गुलवाना आता हूँ। सरकार, वो औरत नहीं है, एक बूढ़े ने कहा। फिर क्या है? चुड़ैल है हजूर। मैं उनकी सादा लोही पर हंस दिया। वो अलग रवाना हो गया और मैं नाले के साथ साथ जुनूब की तरफ चला। मेरा ख्याल था कि संघाड़ टीकरी से आता हुआ यह नाला चूंकि निहायत अच्छी कमीन का भी है, इसलिए वो औरत लोगों की नज़रों से बचकर इसी में आई होगी। मैं ये हरगिज तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि वह भूतनी बन गई है। दिलावर को उन देहातियों के बयान पर यकीन था और वो ऐसा घबराया हुआ था जैसे वो चुड़ैल उसे दबोच लेगी। नाले के साथ साथ दरख्तों और बेलों की वही कैफियत थी जो मैं बयान कर चुका हूँ। नाले के अलावा भी दोनों तरफ खासा अच्छा जंगल था, लेकिन जुनूब की तरफ जैसे जैसे बढ़ते गए नाले में नमी की ज्यादती होती गई और बेलें भी उसी निस्बत से ज़्यादा घनी होती गईं। दिलावर के दोनों शानों पर बंदूकें थीं, एक मेरी 375 मैग्नम और दूसरी शॉटगन जो गोपाल लेकर चलता था। इसके अलावा थैला भी उसी के पास था। मैंने कई बार कहा कि बंदूक मुझे दे दे, लेकिन वो ना माना। दोपहर के 5 बजे तक हम लोग इसी तरह घूमते रहे, लेकिन फिर कोई कहका सुनाई ना दिया, ना नकुशे पा ही नजर आए। दोपहर के बाद हमें जंगल से वापसी का ख्याल हुआ। अफसोस मुझे इस बात का था कि इतने वसूख के साथ औरत को पकड़कर लाने का वादा करने के बावजूद मैं नाकाम गांव जा रहा था। जिस रास्ते से हम वापस हुए वो हमारे ख्याल के मुताबिक वही था जो गोपाल ने बताया, लेकिन कुछ दूर जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम गलत रास्ते पर लग गए हैं। मैं सही सिमत का अंदाज़ा करने के लिए एक तरफ घूमा। सामने सब्जाजार पर 3 कद्दे-आवर रीछ खड़े नजर आए। तीनों चुपचाप खड़े हमें देख रहे थे। रीछ अमूमन खामोश नहीं रहता, उस वक्त वो गालिबन ताज्जुब की वजह से खामोश होंगे। उनमें से एक रीछ गैर मामूली तनोतूश का था, खड़ा भी इस अंदाज से था कि गोली सीधी दिल पर लग सकती थी। मैंने सोचा इसको मार ही दूं, लेकिन यह बात मेरे असूल के खिलाफ थी। मैं उधर से घूमकर एक करीबी पहाड़ पर चढ़ने लगा। क्यास था कि असल रास्ता इस पहाड़ी के दूसरी तरफ से गुजरता होगा। अभी मुश्किल 2-4 कदम चले थे कि रीछों के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। घूमकर देखा तो वही बड़ा रीछ सर झुकाए गेंद बना मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। उसका हमले का इरादा था या सिर्फ धमकाना मकसूद था, ये मालूम करना मुश्किल था, लेकिन उसे आता देखकर मुझे राइफल ज़रूर सीधी करनी पड़ी। जब वो 15 गज पर रह गया तो अंगश्ते शहादत ट्रैगर पर गई और अभी फायर नहीं हुआ था कि उसी पहाड़ी के आसपास किसी मुकाम से वही जाना पहचाना नुस्वानी कहकहा बुलंद हुआ, वहशतनाक और दिलदोज। रीछ कहके की आवाज़ के साथ ही ठहरा और घूमकर उसी रफ्तार से जंगल में गायब हो गया जिस रफ्तार से आ रहा था। दिलावर ने मायने खेज नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर सर झुकाकर मेरे आगे आगे चलने लगा। कई रोज़ जंगल में घूमते रहे, बेशुमार दफ़ा नुस्वानी कहके सुने और साधा नकूशे पा और माग देखने के बाद भी मुझे ना जगन्नाथ की बीवी मिली और ना गुलवाना का आदमखोर शेर। ये ज़रूर हुआ कि कई ऐसी जगहें मिल गईं जहां मचान भी बांधा जा सकता था और गारे का भी इम्कान था। अलबत्ता उन दिनों किसी वाक़े की उम्मीद मौसूल नहीं हुई। गुलवाना में क़याम के 11वें रोज़ मैंने आज़म जाके भेजे हुए 3 भैंसों में से 2 जंगल में मुनासिब जगहों पर बंधवा दिए। एक तो गुलवाना से 4 मील दूर पहाड़ी के दामन में वाक़े बरगद के दरख्त के नीचे, और दूसरा उस मुकाम से जानिब मगरिब गुलवाना से 3 मील दूर, उस मुकाम पर जहाँ एक खुश्क नाला रेहान के जंगल के ऐन दरमियान से गुजरता था। जिस मुकाम पर यह भैंसा बांधा गया था वहाँ 3-4 पगडंडियाँ मुख्तलिफ सिमतों से आकर मिलती हैं। इस इत्तिसाल पर पगडंडी से 2-3 गज हटकर एक झाड़ी में खोंटा गाड़ा गया और भैंसे का पैर सूत के मोटे रस्से से इतना मजबूत बांधा गया कि मेरे ख्याल में उसको हाथी भी मुश्किल तोड़ सकता था। मैं भैंसे को बांधने में एहतियात इसलिए करता हूँ कि 2 दफ़ा शेर मुझे चकमा देकर भैंसे को उठाकर ले जा चुका है और मैं मचान से कुछ फासले पर झाड़ियों की आड़ में हड्डियां चबाने की आवाज़ें सुनकर पेचोताब खाता रहा हूँ। दोनों भैंसे 3 दिन और 3 रातें बंधे रहे। चौथी सुबह मुझे एक ताज्जुब खेज बात यह नजर आई कि भैंसे से सिर्फ 10 गज पर औरत के पैर के निशानों में मिले जुले माग गुजरते मिले। मिट्टी इरादतन नरम कर दी गई थी और हल्के से हल्का निशान भी साफ दिखाई देता था, लेकिन इस मौके पर औरत के पैरों का मुअम्मा मैं हल न कर सका। अब तक जो निशानात देखे थे उसका मैंने कुछ न कुछ जवाब पैदा कर लिया था, लेकिन यहाँ कोई जवाब ना था। आखिर ये निशानात कैसे थे? मैं तस्लीम करने को तैयार ना था कि वो जगन्नाथ की बेवा के पैरों के निशानात थे। बहरहाल मैंने उस जगह मचान पर बैठने का फैसला कर लिया। चांद की 12 तारीख थी और मौसम खुशगवार। मैं दिलावर को साथ लेकर 4:30 बजे मचान पर बैठा। गांव के दूसरे लोग हस्बे आदत वापस चले गए। दिन अभी काफ़ी बाकी था। मैंने सारे हथियार देखे। 450 एक्सप्रेस लोड की हुई सामने रखी थी।
एक बाजू पर 375 मैग्नम थी जिसका सेफ्टी कैच लगा हुआ था, दूसरे बाजू पर 32 बोर का रिवॉल्वर था और दिलावर के हाथ में मेरी 12 बोर की 2 नाली बंदूक थी जिसकी दोनों नालों में एलजी भरे हुए थे। हथियारों की बाबत इत्मीनान करने के बाद मैं मचान पर लेटकर आराम से सो गया। मैंने दिलावर को ताकीद कर दी थी कि 7 बजे के करीब मुझे जगा दे। दिलावर जब भी बेदार करता था तो पैर दबाने लगता। उससे शाम खिलाफे तवक्को उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे झिंझोड़ दिया। मैं भी घबराकर बेदार हुआ और आंख खुलते ही पहले हाथ बढ़ाकर राइफल उठा ली, फिर दिलावर की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए मेरे हवास जायल हो गए। मचान पर दिलावर नहीं था। सरसों के तेल की बू हर तरफ फैली हुई थी और घुप अंधेरा छाया हुआ था। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की और फिर टॉर्च जलाकर रोशनी डाली तो अल्लाह अकबर, रोशनी की गहरी दूधिया जगमगाई हुई शुआएं ऐन दिलावर पर पड़ी जो चारों शानिचित जमीन पर पड़ा था और उससे सिर्फ चंद गज के फासले पर शेर बैठा था। टॉर्च राइफल के ऊपर फिट की हुई थी। शेर की झलक नजर आती अंगूठे को गैर इरादी जुम्बिश हुई। नजर ने निशाना लिया और अंगश्ते शहादत आदतन ट्रैगर के गिर्द दबाव बढ़ाने लगी। चश्मे जदन से भी कम अरसे में यह सब काम हुआ और 450 एक्सप्रेस की जबरदस्त आवाज से जंगल गूंज उठा, लेकिन गोली खाली गई। शेर गूं की आवाज करके एक तरफ कूद गया। मैंने फिर इधर उधर रोशनी डाली, लेकिन बेकार। शेर जा चुका था और उसी वक्त वही नुस्वानी कह कहा जिसके तरन्नुम में एक अजीब सी हैबत और एक अजीब सी नफरत भरी हुई थी फिजा में गूंजा और मेरे हाथ से राइफल गिरते गिरते बची। आखिर ये कह कहा क्या है? मेरी दानिस्त में कोई ऐसा जानवर नहीं था जो इस वजह की आवाज निकाल सकता हो। अचानक मुझे खतरे का शदीद एहसास हुआ। घुप अंधेरा, आबादी का दूर दूर निशान नहीं, जंगल आदमखोर की मुमलिकत और उस पर यह वहशतनाक कह कहा। मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे हालात मेरे काबू से बाहर हों। मान मुझे दिलावर का ख्याल आया। मैंने जल्दी से दोनों राइफलें रस्सी से बांधकर नीचे लटकाईं, फिर खुद झूले पर से होकर नीचे उतरा और राइफल हाथ में लेकर लालटेन रोशन की। मैं पानी की बोतल भी उतार लाया था। 2-1 छींटे दिलावर के मुंह पर पड़े तो उसने घबराकर आंखें खोल दी। हजूर, हजूर, चुड़ैल, भूत। और दिलावर की घिघी बंद गई। दिलावर, दिलावर। मैंने 2-4 दफा आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा थपथपाया, पानी का एक छींटा और मारा, आवाजें दी, तब उसके हवास दुरुस्त हुए। क्या हुआ? तुम नीचे कैसे आ गए? हजूर, सरकार, माई बाप, मुझे गांव ले चलिए। पागल हो गए हो? उठो, जल्दी मचान पर चढ़ो। मजबूरन दिलावर फिर मचान पर चढ़ा। मैंने राइफलें और लालटेन पहले रस्सी में बांधी, फिर खुद भी ऊपर चढ़ गया। दिलावर ने राइफलें ऊपर खींच लीं। उसके हवास दुरुस्त होते जा रहे थे। मैंने मचान पर इत्मीनान से बैठने के बाद दिलावर से पूछा कि वो मचान से क्यों उतरा था, और उसने जो किस्सा सुनाया उस पर मुझे कतई यकीन नहीं आया। जनाब, आप तो सो रहे थे। मगरिब की नमाज के वक्त मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। 2-2, 4-4 मिनट के बाद कोई लड़की बिल्ली की आवाज़ में घुटी घुटी हंसी हंसती। मैंने सोचा आपको जगाऊंगा तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। अंधेरा हुआ तो हंसी की आवाज़ भी बंद हो गई और मुझे इत्मीनान हुआ। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मचान पर हल्की सी रोशनी हो गई और अपने करीब एक औरत नजर आई जिसके बाल बिखरे हुए थे और नीम पागल सी थी। उसने मुझसे नीचे उतरने को कहा और इस तरह कहा कि मैं मजबूर हो गया और मैंने झूला लटकाकर नीचे उतरना शुरू कर दिया। लेकिन खौफ इस कदर गालिब था कि पूरी तरह ज़मीन तक ना पहुंचा था कि हाथ छूट गए और मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। मेरे ख्याल में मेरे सो जाने के बाद दिलावर पर भी गनूदगी तारी हो गई होगी और चूंकि उसके जहन पर वो भूतनी सवार थी इसलिए ख्वाब में ही उसे वही दिखाई दी और वह मचान से नींद की हालत में ही उतर गया। लेकिन वो कह कहा जो मैंने सुना, मेरे ख्याल में वो भी मेरी एक जहनी रौ थी। मैं अचानक हड़बड़ाकर उठा था कि दिलावर की गुमशुदगी का इल्म हुआ और इसी गड़बड़ में मुझे शेर नजर आया और कह कहा सुनाई दिया। उस वक्त हमें मचान पर जागते रहना पड़ा। दिलावर तो खौफ की वजह से सोया और मैं महज एहतियातन के फिर इसी किस्म का कोई वाकया न पेश आ जाए। गांव वाले तो देर से आए, मैं पहले ही उतर गया था और मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने उस मुकाम पर दिलावर के कदमों के निशानात के करीब औरत के कदमों के निशानात देखे। जिस मुकाम पर मैंने रात देखा और फायर किया था वहां शेर के माग मौजूद थे। गोली के जमीन पर लगने का निशान भी था, लेकिन अजीब बात थी कि यहाँ औरत के कदमों के निशान नहीं थे। अल्लाह जाने ये क्या राज था। मैं निशानात की जुस्तजू में लगा था कि गांव वाले आ गए। दिलावर ने उनको भी ये किस्सा सुनाया क्योंकि मैंने उसको मना नहीं किया था। ये वाकया सुनते ही उनकी हालत गैर हो गई और वापसी की जल्दी पड़ गई, लेकिन मैंने उनको डांट कर रोका, भैंसे को चारा डलवाया, पानी का इंतजाम किया और उन सबको साथ लेकर गाँव वापस आ गया। ये वाकयात मेरे लिए अजीबोगरीब थे। ऐसा कोई वाकया मुझे पेश नहीं आया था। मैंने उसी रोज़ वालिद साहब को ख़त लिखकर उनसे मशवरा तलब किया और पुलिस के एक सिपाही को रवाना किया कि फलदा जाकर ख़त डालाए। फलदा पुलिस को ताकीद कर दी गई कि जवाब मुझे पहुंचाने में देर ना की जाए, लेकिन ख़त का जवाब आने के लिए काफ़ी वक्त दरकार था। खैर, उस रोज़ मैंने सिर्फ 2 घंटे आराम किया, फिर गुस्ल करके खाना खाया और राइफल उठाकर तन्हा जंगल की तरफ चल दिया।
गुलवाना के शुमाल मशरिक की तरफ जंगल का एक बहुत वसीउरीज कता है। मैं अपनी सहरान वर्दियों के दौरान में उस कते का दौरा कर चुका था और न सिर्फ यहाँ कई अच्छे चीतल देखे थे, बल्कि एक मुख्तसर सी पहाड़ी पर एक चौसिंगा भी देखा था। चौसिंगे का गोश्त बहुत उम्दा होता है और सींग भी बेशकीमत ट्रॉफी ख्याल की जाती हैं। मैंने ख्याल किया था कि अगर चौसिंगा नजर आया तो ज़रूर मारूंगा। गांव से इस कते का फासला बमुश्किल 4 मील था। मैं जल्दी उस नदी के करीब आ गया जो अब खुश्क हो चुकी थी, लेकिन गांव और इस जंगल के दरमियान हद फाजिल का काम देती थी। नदी का अर्ज तकरीबन 20 गज और किसी किसी मुकाम पर कदरे कम भी है। गहराई कम से कम 10 गज ज़रूर है। मैं गड्ढे, नदी या नाले के करीब आदतन ज़्यादा मोहतात हो जाता हूँ। नदी के करीब पहुंचते हुए भी मैंने बड़ी एहतियात से काम लिया। किनारे पर आकर ज़रा देर ठहरा, बगौर अतराफ का जायजा लिया, फिर नदी में दबे कदमों उतरकर तेजी से दूसरे किनारे पर निकल गया। नज़र सामने गई तो चीतलों का एक मंदा भागता हुआ उस किनारे से गुजर रहा था, लेकिन भागने के अंदाज में खौफ या जल्दी नहीं थी। मुझे देखकर उनकी रफ्तार बढ़ गई और वह जंगल में निकल गए। उनमें कोई काबिल जिक्र सींगों वाला नर नहीं था। मादाएं बहुत फरबा और कद्देआवर थीं। जंगल में चीतलों के मंदों के सामने से गुजरना बड़ा दिलकश मंजर होता है। हिरन की दौड़ मैदान में काबिल दीद जरूर होती है, लेकिन चीतलों की खाल के हुस्न के मुकाबले हिरन के मंदों का हुस्न मांद पड़ जाता है। दूसरे किनारे पर आकर मैं एक पत्थर पर बैठ गया। जरा दम लेने की जरूरत भी थी और यह मकसद भी कि सामने से गुजरने वाले जानवरों को भी एक नज़र देखता रहूं। मुझे वहां बैठे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि तकरीबन 10 गज के फासले पर एक झाड़ी में से 2 सींग नमूदार हुए। मैं सींग वाले जानवर की सादा लोही पर मुस्कुरा दिया। मैं जानता था कि ये सींग सांबर के हैं। अपने ख्याल में वो मेरी नज़रों से छुपा हुआ था, लेकिन जब मैंने हरकत नहीं की तो उससे सब्र ना हो सका। 2 मिनट बाद उसका सर बाहर निकल आया। मुझे देखता रहा और आखिर पूरा ही बाहर आ गया। बड़ा अच्छा और पुराना सांबर था और उसके सींग बहुत खूबसूरत थे, लेकिन इतने भी नहीं कि शेर के जंगल में फायर करने पर मजबूर होना पड़ता। सांबर की आदत है कि हर नई चीज़ को तजस्सुस की निगाहों से देखकर उसको पूरी तरह जानने के लिए चंद कदम आगे बढ़ता है, बगौर देखता है और भाग जाता है। जब मैं बिल्कुल बेहिस्सो हरकत रहा तो वो चंद कदम मेरी तरफ बढ़ा। मुझे खुदा जाने क्या सूझी कि एक बारगी उठकर उसकी तरफ दौड़ा। सांबर या तो मेरी तरफ आ रहा था या मुझे उठता देखकर फिलफौर भागा और फिर अचानक ही पलटकर इस तेजी से हमलावर हुआ कि मुझे राइफल उठाने की मोहलत भी नहीं दी। उसे बिल्कुल सर पर आता देखकर मैं जल्दी से एक तरफ हो गया और वो अपने जोर में मेरे नज़दीक से गुजरकर भागा चला गया। ख्याल था कि शायद पलटकर हमला करे, लेकिन गालिबन उसने भी मजाक ही किया था, क्योंकि वो सीधा नाक की सीध में भागा चला गया। गुलवाना के आदमखोर से मुकाबला मुश्किल होता जा रहा था। अब तो सिर्फ शेर ही था। अब शेर की खाला से भी निमटने की ज़रूरत लाहिक हुई। खाला से मेरी मुराद वो नुस्वानी कहका है जो रफ्ता रफ्ता गिरदो नवाह में मशहूर होकर मजीद हरास का बायस बनता जा रहा था। अब ये खुदा जाने कि वो लोग भी वाकई इस कहके को जा बजा सुनते थे कि नहीं। बाहर सूरत इसका सुनना बयान बहुत से लोग करते थे और इसे किसी चुड़ैल या बला का कहकहा तस्वुर करते। सांबर के भाग जाने के बाद मैं उठकर थोड़ी दूर और आगे गया। अब मैं जिस मुकाम पर था वहां से सब्जे का बड़ा ही हसीन और दिलकश फरज शुरू होता था। हद निगाह तक सब्जा ही सब्जा, झाड़ियां थी लेकिन कम, दरख्त घने और तनावर थे। लेकिन सब्जे पर कदम रखने से सिर्फ एक कदम पहले जमीन पर नजर पड़ी तो माग, और वो भी बिल्कुल ताज़ा। उनका रुख ऐन उसी जानिब था जिधर मैं जा रहा था। मैंने सोचा अगर इस वक्त आदमखोर से मुकाबला हो जाए तो अच्छा ही है। जगह शिकार के लिए मौजूद थी। मैंने माग से हिम्मत का अंदाजा लगाया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। सब्जे की वजह से माग देखना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई निशान नजर आ ही जाता। कामयाबी का यकीन या मंजिल करीब होने की सूरत में जो एक तरह की मुसरत और जोश की कैफियत पैदा हो जाती है वो मुझ पर तारी हो गई। हर लम्हा यह ख्याल था कि अब शेर नजर आया। जिस्म के सारे अज़ा और सारे हवास बिल्कुल होशियार और हर खतरे से निमटने को तैयार थे। दिल की धड़कन भी किसी कदर बढ़ गई थी। गर्ज के इस तरारी कैफियत के साथ मैं तकरीबन 2 मील आगे बढ़ गया। यहाँ पहुंचने के बाद सब्जे का फर्श खत्म हो गया और पथरीली जमीन शुरू हो गई। यहाँ से 2 फरलांग दूर एक निहायत खूबसूरत और फलदार दरख्तों से लदी हुई पहाड़ी थी। मुझे यकीन हो गया कि शेर सीधा उसी पहाड़ी पर गया है। इस यकीन की एक वजह यह भी थी कि पहाड़ी पर जंगल काफ़ी गुंजान मालूम होता था और बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आ रही थी। इस किस्म की चट्टानों में ही शेर रहने के लिए गार या खड्ड का इंतखाब करते हैं। अभी मैं पहाड़ी के दामन पर ही पहुंचा था कि सामने नजर उठी तो दूर पहाड़ी के जनूबी किनारे पर निकली हुई एक बड़ी चट्टान पर शेर खड़ा नजर आया। फासला बहुत ज्यादा था, यानी तकरीबन 600 गज। इतनी दूर से फायर मुमकिन नहीं था। मैं एक दरख्त की आड़ में आ गया। शेर का रुख मेरी तरफ नहीं था और उसके अंदाज से ऐसा मालूम होता था जैसे किसी चीज को बगौर देख रहे। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये वही शेर था जिसे मैं ढूंढ रहा था या कोई और, लेकिन था शेर और खासा कद्दियावर। इतने फासले से उम्र वगैरह के बारे में अंदाजा मुश्किल था। थोड़ी देर वो चट्टान पर खड़ा नीचे कुछ देखता रहा, इसके बाद वहीं बैठ गया।
उसको चट्टान पर बैठता देखकर मेरा मन ललचाया। बिल्कुल बेखबर और मुतमईन होने की वजह से स्टॉकिंग में बड़ी आसानी होती। फासला इतना था कि मैं तवील चक्कर करने के बाद बासानी 20-25 मिनट में उसको जा लेता। अभी दिन भी बहुत बाकी था, लिहाजा मैंने यही फैसला किया कि कोशिश करनी चाहिए। झाड़ियों की आड़ लेता हुआ कमीनगाह से निकला और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। मेरा यकीन अब और पुख्ता हो गया था कि आज इस शेर की मौत आ गई है। मुझे उस चट्टान का सही अंदाजा हो गया था जिस पर शेर बेफिक्र बैठा था। लिहाजा पहाड़ी पर चढ़ते ही मैंने अपना रुख चट्टान की तरफ कर दिया। ना तो चढ़ाई कुछ ज्यादा थी और ना ही रास्ता दुश्वार गुजार। मैं बासानी 15 मिनट में ऐसी जगह पहुंच गया जहां से मेरे अंदाजे के मुताबिक शेर की नशिस्त 100-150 गज से ज्यादा न होगी। एक गुंजान दरख्त की आड़ लेकर मैंने आहिस्ता आहिस्ता राइफल की नाल दराज की और उस चट्टान को देखने की कोशिश की। यह हुआ कि मैं कुछ ज्यादा बुलंदी पर आ गया हूँ। चट्टान नीचे थी। मैं आड़ से निकलकर झाड़ियों की आड़ लेता और आगे बढ़ा ताकि नशेब में देख सकूं। 2-1 मरतबा घूमकर अगर मैं पुश्त की तरफ देख लेता तो अच्छा था, लेकिन शेर के उस चट्टान पर होने का मुझे इतना फर्क था और कुर्बत के एहसास से कामयाबी इस कदर नज़दीक मालूम हो रही थी कि मैं हर तरफ से गाफिल हो गया। चंद कदम और आगे बढ़कर मैंने एक और झाड़ी की आड़ से झांका। अभी चट्टान नशे में होने की वजह से नजर नहीं आ रही थी। अभी और आगे बढ़ने की जरूरत थी। बहरहाल कोई 10 कदम जाने के बाद मैंने एक और घनी झाड़ी की आड़ से नीचे देखना चाहा। उसी वक्त अचानक मेरी छठी हिस्स बेदार हुई। खतरे का शदीद एहसास होते ही मैंने तेजी से एक कदम दाएं हटाया और इसी एक हरकत ने मेरी जान बचा ली। शेर ने मेरी पुश्त पर आकर मुझ पर छलांग लगाई थी और मेरे अचानक हट जाने की वजह से वो मेरे ऊपर से होता हुआ सीधा नशेब में चला गया। मैंने झांक कर देखा, गहराई काफी थी और शेर नीचे गिरकर झाड़ियों में उलझ गया था। उसकी धाड़ से आसपास की पहाड़ियां गूंज उठी थी। मैं जहां था वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद शेर झाड़ियों में से निकलकर लंगड़ाता हुआ और नशेब में उतर गया। उधर मेरे पैरों की कुव्वत यकबारगी जवाब दे गई और राइफल हाथ में रखना मुश्किल हो गया। मौत किस कदर करीब से गुजर गई थी। शेर अभी तक धाड़ रहा था। गालिबन बुलंदी से गिरने से उसके काफी चोटें आई थी। मैं खासा परेशान था। कोई 10 मिनट तक इसी तरह बेसुध बैठा रहा। इसके बाद हवास जरा बहाल हुए तो घबराहट पर मैंने काबू पाया और राइफल संभाल कर उठ खड़ा हुआ। अपने बच जाने की खुशी थी और शेर के बच निकलने का अफसोस। कुदरत ने बड़ा अच्छा मौका फराहम किया था। अगर दाव लग जाता तो उस वक्त गुलवाना का आदमखोर कदमों में होता, लेकिन खैर, शेर नशे में गिरने से जरूर कुछ न कुछ जख्मी हुआ था, तभी देर तक धाड़ता रहा। इन जख्मों की वजह से उसका ज्यादा खतरनाक हो जाना कुदरती बात थी। मैं आइंदा रोज के लाहे अमल पर गौर करता हुआ मगरिब की नमाज से जरा देर कबल गांव पहुंचा। यहाँ एक बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। गुलवाना के एक काश्तकार अपने खेत में गोडी कर रहा था। जरा ही फासले पर उसका भाई की बीवी और उसकी 4 साला बच्ची भी काम में लगे थे। गांव की मींड के करीब ही बेरी के छोटे बड़े दरख्त थे जिनके नीचे मदार की झाड़ियां भी थीं। बच्ची हंस हंस कर अपनी माँ से बातें कर रही थी कि उसकी नज़र झाड़ी पर पड़ी और वो अम्मा बिल्ली कहकर चीखी और माँ से लिपट गई। साथ ही झाड़ी में से शेर ने जस्त की और लड़की के चचा को कमर से पकड़कर एक झटका दिया और फिर उसे खींचता हुआ झाड़ी में घुस गया। लड़की के बाप ने बाग बाग का शोर मचाया और औरत चीख चीख कर रोने लगी। फौरन ही गांव के 15-20 आदमी जमा हो गए और वो शेर को तलाश करने लगे। दूर दूर तक जंगल छान मारा, लेकिन मकतूल की धोती और पगड़ी के अलावा उनको कुछ भी ना मिला। ये वाकया गांव से मेरी रवानगी के 2 घंटे बाद दोपहर से पहले हुआ और अगर इसकी कड़ियां मिलाई जाएं तो साफ मालूम होता है कि शेर उस काश्तकार को हलाक करने के बाद कहीं करीब ही दुबक गया था। गांव वाले दूर दूर तक तलाश करते रहे और वो अपने खासे से फारिग होकर सीधा इस तरफ आया जिधर मैं था। यही वजह है कि मैंने सब्जाजार के आगाज पर उसके ताज़ा माग देखकर ताक्कुब शुरू किया था, लेकिन यह बात समझ में न आई कि उसी वक्त एक आदमी के गोश्त से शकमपुर कर लेने के बाद उसने मुझ पर हमला क्यों किया। इस वाक़े से मैं खासा बददिल हुआ। उस रात चूंकि उम्मीद नहीं कि शेर भैंसा मारेगा, लिहाजा मैंने मचान पर जाना मुनासिब नहीं समझा। सुबह नाश्ते के बाद हस्बे मामूल दिलावर और गांव के चंद दूसरे जवान साथ लेकर दोनों भैंसों को देखने गया। पहला भैंसा जो बरगद तले बंधा हुआ था उसको शेर ने हलाक कर दिया था, लेकिन खाया नहीं था, बल्कि वहां से उसे घसीटकर कोई 20 गज दूर एक झाड़ी में छुपा दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे वक्त आकर वो इसे खाने का इरादा रखता है। करीब ही बरगद के दरख्त पर मचान तैयार था। मैंने दिलावर से कहा कि मैं रात इसी मचान पर गुजारूंगा। अब दूसरे भैंसे को देखने के लिए जाना गैर जरूरी था। मैंने चंद आदमियों से कहा वो जाकर उस भैंसे को खोलकर गांव वापस ले जाएं और उनके साथ दिलावर को भी 12 बोर की बंदूक देकर भेजा ताकि वो उनकी हिफाजत करे। इसके बाद मैं यूं ही जंगल में घूमने के इरादे से एक तरफ को चल निकला। दोपहर के करीब मैं वापस गांव आया तो लोग मेरे मुंतजिर थे। दिलावर ने बताया कि दूसरा भैंसा भी शेर ने हलाक कर दिया मगर खाया नहीं। मेरी हैरत की इंतहा न रही। गुज़िश्ता रोज ही वो मूजी एक आदमी को खा चुका था, फिर एक भैंसा मारा, फिर दूसरा। या अल्लाह, ये शेर है कि भला? मुझे भी उसके भूत होने का शक होने लगा।
अब मैं इस तजब्जुब में फंसा के पहले भैंसे पर बैठूं कि दूसरे पर। इसके अलावा यह भी लाजिम था कि दूसरे भैंसे के हलाक होने की जगह का भी मुआयना करूं ताकि सही कैफियत मालूम हो सके। चुनाचे खाने और जोहर की नमाज से फारिग होकर मैं फिर जंगल की तरफ चला। दूसरे भैंसे को देखा तो उसे भी शेर ने ही हलाक किया था, और चूंकि उसका पैर बहुत मजबूत बंधा था इसी वजह से ले जा तो ना सका। अलबत्ता वहीं उस पर खासी मिकदार में घास और झाड़ियां डालकर उसे ढांप दिया ताकि गिद्धों से महफूज रहे। इसके ये मायने हुए कि दोनों जगह सूरत हाल यकसा ही थी और यह फैसला करना मुश्किल था कि किस मुकाम पर बैठा जाए। बहरहाल मुआजने से यह नतीजा निकला कि भैंसा नंबर 2 ज्यादा मुनासिब जगह पर रखे और इस मचान पर बैठना ठीक रहेगा। शाम को 5 बजे मैं मचान पर था। रात किसी काबिल जिक्र वाक़ये के बगैर सुकून से गुजरी। न शेर आया न चुड़ैल का कहका सुनाई दिया। सुबह सवेरे लोग आ गए तो मैं उतरा। दिलावर मेरे साथ मचान पर नहीं बैठा था। सुबह को आया तो शर्मिंदा सा मालूम होता था। भैंसे को फिर छुपा दिया गया। इरादा था कि अगर शेर ने उसे आज ना खाया तो रात को फिर बैठकर देखूंगा। गांव पहुंचा तो इतला मिली कि पहला भैंसा गायब है। गायब? मैंने फौरन उस मुकाम का मुआयना किया। शेर उसे ना जाने किस तरह उठा कर ले गया था, वो भी पहाड़ी के ऊपर। मैंने उसी जगह बैठकर नाश्ता किया और जरा देर बाद दिलावर को साथ लेकर घसीटने के निशान देखता ताक्कुब में चल खड़ा हुआ। शेर, वो भी आदमखोर, और गांव वालों के बयान के मुताबिक बूढ़ा, आखिर पूरे भैंसे को उठाकर पहाड़ पर क्यों ले गया, ये बात समझ में नहीं आई थी। 1-1.5 मील तक घसीटने के निशान मिलते रहे और हम बढ़ते रहे। इसके बाद निशानात सतह मुर्तफा की तरफ घूम गए। वहां पहुंचकर शायद शेर ने इरादा बदल दिया। जहां पहली बार मैंने कहकहे सुने थे और जिसके दोनों तरफ बेलों और दरख्तों की शाखों ने दीवार बना रखी थी, नाले के अंदर जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, लेकिन अंदर गए बगैर भी काम बनता नजर नहीं आता था। थोड़ी देर में किनारे किनारे चला कि एक पत्थर गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ बहुत हल्की थी और फासले से आई थी, लेकिन मेरे हवास पूरी तरह मुस्ताद थे, इसलिए मैंने आवाज़ साफ सुनी। दिलावर ने भी तस्दीक की कि ये यकीनन कोई जानवर नाले से निकलने की कोशिश में था। मैं दिलावर को इशारा करते हुए तेजी से आवाज़ की तरफ बढ़ा। बेलों की दीवार या शाखों के पर्दे नाले की सतह देखने में माने थे। एक मुकाम पर मैं झाड़ियों में घुसकर नाले की तरफ जाने के इरादे से बढ़ा ही था कि बेलों का पर्दा एक जगह से फटा और शेर इस हालत में नमूदार हुआ कि वही भैंसा उसके मुंह में ऐसे लटका था जैसे बिल्ली के मुंह में चूहा। और उसके बिल्कुल पास चश्मे ज़दन से भी कम अरसे के लिए मैंने एक औरत को देखा जिसके बाल खुले हुए थे। लिबास और सूरत कैसी थी ये मैं ना देख सका, बल्कि नज़र इतने कम अरसे के लिए पड़ी कि मुझे शक हुआ कि देखा भी कि नहीं। शेर सामने था और राइफल तैयार। ऐसे मौके पर शायद ही कोई शिकार मुझसे बच कर गया हो, लेकिन बुरा हो इस वहम का कि औरत का ख्याल आ गया और इसी वहम ने राइफल को शाने पर आने से 1 सेकंड के लिए रोक दिया। इस 1 सेकंड में ही शेर ने एक ज़बरदस्त गाँव की और भैंसे को छोड़कर नाले में कूद गया। अब सिर्फ दूसरे भैंसे का इम्कान था, उसकी लाश ऐसे ही पड़ी थी। मैं बगैर वक्त ज़ाय किए वापस हुआ। हो सकता था कि शेर उधर का ही रुख करे। मैं और दिलावर हत्तुल इम्कान तेजी से चलते रहे। जब गांव सामने नजर आने लगा तो मैंने दिलावर से कहा कि जाकर कंबल और टॉर्च वगैरह ले आए और खुद मचान की तरफ बढ़ा। कोई 25 मिनट के बाद वापस पहुंचा तो भैंसा गायब था। या अल्लाह, दुनिया के सारे अजायबात आज ही वकूफ़ पज़ीर होना थे। जिधर मेरे कदम जाते हैं उधर ही कामयाबी के इम्कानात गायब हो जाते हैं। गुलवाना के आदमखोर के लिए मैंने जितनी मेहनत की थी उतनी किसी दूसरे शेर के लिए नहीं की। इस आदमखोर की चालाकियां नाकाबिले शिकस्त मालूम होने लगी थी। मैंने इधर उधर गौर से देखा कि कहीं वो मुकाम भूल ना गया हूं जहां भैंसा था, लेकिन ये वही मुकाम था जिस खूंटे से बैल बांधा गया। वो भी मौजूद था और टूटी हुई रस्सी भी उससे बंधी हुई थी, लेकिन रस्सी का टूटना हैरत की बात थी। सूत का मोटा रस्सा कई बल देकर बांधा गया था। मैं बता चुका हूं कि इस रस्से को तोड़ना हाथी के लिए भी आसान नहीं। उसी वक्त मेरे ज़हन में एक और इम्कान उभरा। ये एक शेर का काम नहीं हो सकता। एक शेर ना तो बेक वक्त इतनी वारदातें कर सकता है, ना इस तरह भूत बनकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। मैं इस पर गौर ही कर रहा था कि करीब की झाड़ी से गुर्राने की आवाज़ आई। शेर की आवाज़ थी। झाड़ी का मुझसे फासला बमुश्किल 15-20 गज होगा। मैं ज़रा पीछे खिसका और राइफल फौरन शाने पर आ गई। गाल कंधे पर झुक गया और नज़र राइफल की पुश्त पर से फिसलती हुई शेर की जुस्तजू करने लगी। ये तय करना मुश्किल था कि झाड़ी में गुर्राने वाले शेर का रद्द-ए-अमल क्या होगा। यह भी कहना मुश्किल था कि झाड़ी में आदमखोर है या कोई और शेर है। चंद लम्हे इस हालत में गुजरे थे कि शेर ने एक ज़बरदस्त भभकी दी और झाड़ी से सर निकाला। ये भभकी उस बिल्ली की तरह थी जो अपने शिकार पर आने वाले अजनबी को धमकाने के लिए देती है। भभकी के साथ ही मेरी अंगश्ते शहादत ने ट्रैगर का मुहासरा कर लिया और नज़र ने दीदबान और शेर की गर्दन को निशाने पर ले लिया। शेर भभकी देकर वापस जाने के लिए घूमा। सर जरा तिरछा हुआ तो गर्दन और शानों का जोड़ सामने आया। साथ ही ट्रैगर दबा और जंगल 450 एक्सप्रेस के धमाके से गूंज उठा। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए।
दरख्त पर बैठे हुए लंगूर चीख कर भागे। शेर ने एक ज़बरदस्त गाँव की, लेकिन मैं अच्छी तरह इस आवाज़ को पहचानता हूँ। जान निकलने के वक्त बेबसी के आलम में यह आवाज़ गालिबन हलक के सौती आलात में तशन्नुज की वजह से पैदा होती है और इंतहाई भयानक होती है। आवाज़ की गूंज ख़त्म हुई ही थी कि एक सख्त वहशतनाक चीख की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये नुस्वानी चीख थी और गालिबन उसी औरत की जिसका कहकहा मैं कई बार सुन चुका था। मैं शेर को देख रहा था। दूसरी गोली राइफल से निकलने को तैयार थी, लेकिन शेर ने ज़रा भी हरकत नहीं की। पहले उसके चारों हाथ पैर ज़मीन पर फैले, ज़रा थरथराए और फिर जिस्म इस तरह ज़मीन पर फैल गया जैसे लौथड़े लौथड़े हो। इसके बावजूद मैं करीब नहीं गया। शेर की मौत का यकीन हो जाने के बावजूद निस्फ घंटे से पहले उसके पास जाना सख्त गलती है। थोड़ी देर बाद दिलावर और गांव के बहुत से लोग भागते हुए पहुंचे। मैं उस आदमखोर को नहीं पहचानता था। उन लोगों ने एक ही नज़र में पहचान लिया और उछलते कूदते उसकी तरफ दौड़े। मैंने लाख डांटा रोका कि कमबख्तो अभी करीब ना जाओ, मगर कौन सुनता है। वो सब उसकी दुम और टांगे पकड़कर बाहर खींच लाए। आदमखोर का यकीन हो जाने के बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जेब से टेप निकालकर पैमाइश की। 9 फुट 7 इंच। अच्छा बड़ा शेर था। 500 पाउंड से ज़्यादा वजन होगा। उम्र का तखमीना 30 साल लगाया जा सकता है। कबार ढल रहे थे और 3 दांत बिल्कुल गिर चुके थे। गालिबन इन दांतों के टूट जाने की वजह से ही वो आदमखोरी पर मजबूर हुआ। गुलवाना का आदमखोर फना हो गया, लेकिन आज तक मैं उस कहके और चीख का मुअम्मा हल ना कर सका। अल्लाह ही जाने क्या राज था। मेरा ख्याल है ये आवाज़ खुद शेर ही की होगी। अब ये कि ऐसी आवाज़ निकालना उसने कहाँ से सीखा। एक अक़दाए लाएंजल है। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो पहला कहकहा सुनते ही शिकार पर लानत भेजकर वापस आ जाता। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इस खूंखार पर फतह हासिल कर ली।